हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। आज हम इस वीडियो में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 डिस्कस करने वाले हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इस टॉपिक से सीटेट, DSSP और KVS में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। राइट टू एजुकेशन एक्ट को पार्लियामेंट ने 4 अगस्त 2009 में अप्रूव करा था और RT एक्ट इंडिया में 1 अप्रैल 2010 में अप्लाई हुआ था। RT एक्ट 86 नंबर अमेंडमेंट्स जो 2002 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के नाम से आई थी, उसके थ्रू आया था। RT एक्ट आर्टिकल 21A के अंडर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के नाम से आया था। ये क्लास 1 से लेकर 8 के बच्चों को कवर करता है। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो नॉर्मल चाइल्ड के लिए 6 to 14 ईयर्स रखी गई है और अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है तो 6 to 18 ईयर्स तक का बच्चा इसके अंदर कवर होगा। इस पॉइंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। RT एक्ट का पर्पस क्या है? RT एक्ट का पर्पस है नो डिटेंशन पॉलिसी, शून्य अवरोधन नीति। टीचर्स या स्कूल अथॉरिटीज किसी भी बच्चे को क्लास 8 तक फेल नहीं कर सकती किसी भी वजह से। RT एक्ट किसी भी तरह की फिजिकल पनिशमेंट, डांटना, मारना, मेंटल हरासमेंट, धमकाना प्रोहिबिट करती है। आप किसी भी बच्चे को मार नहीं सकते, धमका नहीं सकते या किसी भी टाइप की पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर हम बात करें RT एक्ट के टाइटल की तो उसके अंदर 2 वर्ड्स आते हैं, फ्री एंड कंपल्सरी। फ्री एजुकेशन का मतलब है कोई भी चाइल्ड किसी भी तरह की फीस, चार्ज या एक्सपेंस देने के लिए लायबल नहीं है। जिसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा फीस नहीं भर सकता या कोई एक्सपेंस नहीं भर सकता तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे स्कूल से निकाल देंगे। नहीं, फ्री एजुकेशन मतलब बच्चे को कोई भी फीस, चार्ज या एक्सपेंसेस भरने की जरूरत नहीं है। कंपल्सरी एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब है कि ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और वहां की जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देती हैं कि वो 6 से लेकर 14 के एज ग्रुप में बच्चों का एडमिशन करवाए। उनकी कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जब तक वो 8th क्लास तक कंप्लीट नहीं कर सकते, उनका प्रॉपर ध्यान दिया जाए। ये गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंपल्सरीली उन बच्चों को पढ़ाए, उनकी एजुकेशन कंप्लीट करवाए। अब हम इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर बच्चा क्लास 1 से लेकर 5th तक का है तो उसको अपने घर के विद इन 1 किलोमीटर स्कूल प्रोवाइड किया जाए। अगर बच्चा अपर प्राइमरी का है 6 to 8 तक का तो उसको अपने घर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्कूल प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं टीचर वर्किंग आवर्स की। टीचर को एक वीक में 45 आवर्स के लिए काम करना है, जो कि एक दिन में 7.5 आवर्स काम करना है और एक वीक में 6 डेज के लिए टीचर्स को काम करना है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन नॉन टीचिंग वर्क, हम टीचर्स को कौन कौन से नॉन टीचिंग वर्क में इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेंसस, या तो जब पॉपुलेशन की कैलकुलेशन हो रही है तब उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं। इलेक्शन, या तो इलेक्शन की ड्यूटी में लगा सकते हैं टीचर्स को, या डिजास्टर मैनेजमेंट, या कोई डिजास्टर आ गया उसको मैनेज करने के लिए उसमें टीचर्स की ड्यूटी लगा सकते हैं। इन तीनों कामों के अलावा हम टीचर को किसी भी नॉन टीचिंग वर्क में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगर हम प्यूपिल टीचर रेशो की बात करें तो प्राइमरी क्लास दैट इज क्लास 1 to 5 के लिए प्यूपिल टीचर रेशो रखी गई है 30:1, मतलब 30 बच्चों पर एक टीचर। और अगर हम अपर प्राइमरी की बात करें क्लास 6 to 8 तो प्यूपिल टीचर रेशो रखी गई है 35 बच्चों पर एक टीचर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्लास 1 to 5 में 30:1 है, 30 बच्चों पर एक टीचर है।
अगर हमारे बच्चे 32 या 33 हो जाते हैं तो हमें सीधा शिफ्ट करना पड़ जाएगा 2 टीचर्स पर। मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, एक टीचर 30 से ज्यादा बच्चों को एक साथ हैंडल नहीं करेगी। एप्रोप्रिएट रेशियो है 30:1। स्कूल वर्किंग आवर्स, क्लास 1 to 5 के लिए 200 डेज वर्किंग होंगे एक साल में, जिनमें से कि वो 800 आवर्स काम करेंगे एक साल के लिए, दैट इज 4 आवर्स डेली। और अपर प्राइमरी क्लास 6 to 8 में 220 डेज के लिए स्कूल काम करेगा, दैट इज 1000 आवर्स फॉर 1 ईयर। डेली का कितना आ जाएगा? 4.5 आवर्स। उसके बाद 25% सीट्स रिजर्व फॉर ईवीएस कैटेगरी। हर स्कूल में 25% सीट्स ईवीएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की जाएगी। ईवीएस कैटेगरी क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो थोड़े गरीब हैं, जो पूरी फीस नहीं भर सकते या इतना खर्चा नहीं कर सकते, हर स्कूल में 25% सीट्स उनके लिए रखी जाएगी। अगर कोई माइनॉरिटी स्कूल है जो कि कंसेशनल रेट्स पर लैंड या किसी भी तरह की फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट से नहीं लेता, उसको ये ईवीएस कैटेगरी की रिजर्वेशन रखना जरूरी नहीं है। उसके बाद नो कैपिटेशन फी। किसी भी बच्चे का एडमिशन लेते वक्त स्कूल के पास कोई भी राइट नहीं है किसी भी तरह की डोनेशन या कैपिटेशन फीस मांगने की। कैपिटेशन फी एक तरह की इलीगल ट्रांजैक्शन होती है जो कि स्कूल्स आपके बच्चे के एडमिशन के टाइम आपसे मांगते हैं कि हम आपके बच्चे का एडमिशन कर देंगे, लेकिन आपको इतनी फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। दैट इज इलीगल। अगर कोई भी स्कूल कैपिटेशन फी डिमांड करता है तो उस पर फर्स्ट केस पर स्कूल को 25,000 भरने पड़ेंगे। अगर वो सेम स्कूल पर कैपिटेशन डिमांड करने की दोबारा केस आता है तो उसे 50,000 पे करने पड़ेंगे। एंड अगर थर्ड केस दोबारा उस स्कूल पर आता है तो जितनी कैपिटेशन फी डिमांड करी है उससे 10 टाइम्स ज्यादा की उनको फाइन लग जाएगा स्कूल को। अगर किसी भी स्कूल पर थर्ड केस अराइज हो जाता है तो एफिलिएशन ऑफ दैट स्कूल विल बी कैंसल्ड फॉर 3 years। उस स्कूल का एफिलिएशन जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए कैंसिल हो जाएगा, फिर उसकी अंडरटेकिंग स्कूल करेगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, आरटीई एक्ट ने हर गवर्नमेंट फंडेड स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाना मैंडेटरी कर दिया है ताकि कम्युनिटी और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रह सके स्कूल की फंक्शनिंग में। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 75% लोग होंगे पेरेंट्स, उन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स होंगे 75%। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेन फंक्शंस क्या हैं? स्कूल की वर्किंग को मॉनिटर करना कि वो कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, स्कूल डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर करना और रिकमेंड करना कि क्या चेंजेस हो सकते हैं या क्या बेटर चीजें हम स्कूल में ला सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज से हमें ग्रांट्स रिसीव हुए हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, और जो भी एज पर द सिचुएशन फंक्शंस स्टार्ट होंगे स्कूल मैनेजमेंट उन फंक्शंस पर ध्यान देगी। हम बात करते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन होगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में टोटल 16 मेंबर्स होंगे। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 16 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक होगी उस स्कूल की प्रिंसिपल, एक होगी टीचर जो कि प्रिंसिपल ने ही नॉमिनेट की होगी। उसके बाद 12 लोग होंगे पेरेंट्स, जो कि 16 लोगों के 12 75% फॉर्म करता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है आरटी एक्ट कहता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 75% मेंबर्स पेरेंट्स होने चाहिए। तो 16 में से 12 लोग पेरेंट्स होंगे, जिनमें से 6 फादर्स होंगे। अगर फादर्स अवेलेबल नहीं है तो मदर्स आ सकती हैं, और 6 मदर्स होंगी, लेकिन मदर्स का होना मैंडेटरी है। उसके बाद एक पर्सन होगा, अगर क्लास 1st to 5th है तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो वहां के निगम पार्षद के द्वारा नॉमिनेट करा होगा। अगर क्लास 6 to 8 है तो एमएलए द्वारा नॉमिनेटेड एक पर्सन होगा, और फिर एक पर्सन होगा वहां की एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सन होगा। इस तरह से हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म होगी। उसके बाद कंप्लेन इन एनसीपीसीआर,
अगर कोई भी स्कूल किसी भी गाइडलाइन को आरटीई एक्ट की फॉलो नहीं करता तो कोई भी, आप, मैं, कोई बच्चा, कोई पेरेंट, कोई भी इंसान उस स्कूल के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है एनसीपीसीआर में। एनसीपीसीआर क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगर हम पूछें कि एनसीपीसीआर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एनसीपीसीआर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसके साथ साथ हम हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कंप्लीट कर लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। पास्ट ईयर्स में जितने भी पॉइंट्स से क्वेश्चंस आए हैं या आगे आने के चांसेस हैं, वो सब पॉइंट्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, कमेंट बिलो कि आप आगे और कैसी कैसी वीडियोस किन किन टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।